हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यू का अगला भाग, है ना। यानी कि सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है ना। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है वह कौन सा बल होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अंतरा अणुक स्थान, दूसरा ऑप्शन है बंधन, तीसरा ऑप्शन है अंतरा अणुक बल और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय बल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है पहला ऑप्शन अंतरा अणुक स्थान, तो अंतरा अणुक स्थान ये क्या होता है दोस्तों। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ जो है बहुत सारा छोटा छोटा कण से मिल करके बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पदार्थ का एक कण यहाँ पे है, ठीक है, और पदार्थ का एक कण यहाँ पे है, ठीक है, एक कण यहाँ पे है, ठीक है, ये पदार्थ का कण हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों ये कण से लेकर के इस कण के बीच में जो है एक क्या होता है, ये जो है सो खाली जगह है। ठीक है दोस्तों, यानी ये इस कण से इस कण के बीच में जो खाली जगह है या फिर इस कण से इस कण के बीच में जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो हो गया ये क्या हो गया, तो अंतरा अणुक स्थान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला ऑप्शन में क्या करा है, ये बंधन है ना। तो बंधन क्या होता है, तो बंधन क्या होता है देखिए, यानी जैसा कि मैंने बताया कि बंधन जो होता है यानी एक कण यहाँ हो गया, ठीक है, और एक कण यहाँ हो गया, एक कण यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कण और ये कण ये कण जो है बंधन के द्वारा ही जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है ना। बंधन के द्वारा ही, चाहे यह परमाणु हो या फिर कोई भी अणु हो। जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन गैस का जो अणु होता है O2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया परमाणु और एक यहाँ पे हो गया परमाणु। ठीक है, अब ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन जो है ये जो है सो बंधन के द्वारा ही आपस में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बंधन। अब देखिए अगला ऑप्शन पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये ऑप्शन है अंतरा अणुक बल। ठीक है, अंतरा अणुक बल किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों। देखिए जैसे एक कण यहाँ हो गया पदार्थ का, एक कण यहाँ हो गया पदार्थ का, एक कण यहाँ हो गया पदार्थ का, एक कण यहाँ हो गया पदार्थ का। ठीक है, तो इस कण से इस कण के बीच में जो है एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है दोस्तों, या फिर इस कण से इस कण के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, या फिर इस कण से इस कण के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यानी यहाँ ये हो गया बल, ये हो गया बल, ये हो गया बल। ठीक है, तो इसी बल को हम जो है अंतरा अणुक बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बल को हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक बल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
अगला ऑप्शन जो है इसको क्या है, तो अगला ऑप्शन में है ये नाभिकीय बल, है ना। नाभिकीय बल क्या होता है देखिए दोस्तों, यानी जैसे ये हो गया परमाणु, ठीक है, ये हो गया परमाणु, और परमाणु के अंदर जो होता है वो, परमाणु के अंदर जो होता है वो क्या होता है, इसमें नाभिक होता है, ये नाभिक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये नाभिक हो गया। और नाभिक में जो है दोस्तों क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, यानी नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, तो उसी बल को हम लोग जो है नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर सही, अंतरा अणुक बल हो जाएगा सही। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है विसरण, सी में है संघनन और डी में है द्रवण, ठीक है। अब देखिए इस पर हम लोग जो है विचार करते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो है ये है ना, पहला जो है ये वाष्पन, ठीक है दोस्तों। ये वाष्पन जो है सो क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी ताप पर, है ना, कोई भी ताप पर द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। यानी द्रव जो है गर्म होकर कोई भी ताप पर जब गैस रूप में यानी कि भाप में बदलने लगती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है ये अगला है ऑप्शन ये विसरण, ठीक है। अगला ऑप्शन विसरण हो गया। तो विसरण क्या होता है देखिए, यानी विसरण जो होता है यानी कोई भी गैस, ठीक है, यानी कोई भी गैस एक जगह से दूसरे जगह जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है जाती है ना, उसी प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कोई भी गैस जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है विसरण बोलते हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए, जैसे अगर रसोई घर में अगर एक अच्छा सा जो है खीर बनता है, तो हम लोग घर के जो है अगर बरामदे पर भी रहते हैं तो भी जो है हम लोगों को उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि आज जो है हमारे रसोई घर में खीर बन रहा है। तो दोस्तों वो किसके कारण होता है, क्योंकि वह खीर की जो खुशबू होती है, यानी कि खीर की वो जो गैस होता है, तो वो जो है रसोई घर से जो है वहाँ से यात्रा करके और वहाँ बरामदे पर हमारे नाक में जो है सो प्रवेश कर जाती है। यानी वहाँ रसोई घर से हमारे नाक तक वो गैस जो है सफ़र कर गई, है ना, और हमें पता चल गया कि आज रसोई घर में जो है खीर बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं। या फिर जो कि इस क्वेश्चन में बताया गया है इत्र की गंध, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक सेंट का बोतल, है ना, एक सेंट का बोतल को एक कमरा के किसी कोने में हम खोल करके रख देंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो सेंट जो है पूरे कमरा में फैल जाता है। तो वो विसरण के कारण ही फैलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला जो ऑप्शन है ये है संघनन। संघनन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया था। संघनन क्या होता है, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब है अगला ऑप्शन द्रवण, है ना। तो द्रवण क्या होता है, तो द्रवण जो क्या होता है, देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम द्रवण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ये विसरण कहेंगे, यानी कि इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि है ना, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। ठीक है, ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है यह जल से भारी होता है, बी नंबर में है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, सी में है कि बर्फ जल से हल्की होती है और डी में है कि बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग जो है मान के चलिए कि एक बर्फ का टुकड़ा को अगर हम लोग कोई नदी में फेंक देंगे तो वो बर्फ का टुकड़ा जो है पानी के सतह पर जो है तैरता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या कहता है कि यह जल से भारी होता है। देखिए दोस्तों, अगर बर्फ जो है जल से भारी होगा तो वो जल की सतह पर रहेगा ही नहीं, है ना, वो क्या होगा, नीचे डूब जाएगा। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बी नंबर में क्या करें, देखिए कि बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। देखिए दोस्तों, बर्फ और जल का घनत्व समान कब हो सकता है, जब बर्फ भी पिघल करके जल का रूप ले लेगा, तब ये जो है जल और बर्फ का घनत्व एक समान हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है कि बर्फ जल से हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ हल्का रहता है वो ऊपर रहेगा और जो चीज़ भारी होता है वो नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पदार्थ का घनत्व कम रहता है तो वो ऊपर रहेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा तो वो नीचे रहेगा। तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जल से जो है बर्फ क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक है, अब डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। देखिए अगर बर्फ का घनत्व जो है जल से अधिक होगा तो हमें बता चुके हैं कि बर्फ जो है नीचे डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब हम लोग इसमें कह सकते हैं कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर जब तैरता है तो इसका कारण क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा कि बर्फ जल से हल्की होती है, मतलब बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में है ना, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि ताप का पैमाना जो है एक डिग्री सेल्सियस में भी होता है और उसके बाद में केल्विन में भी होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को जो है केल्विन में उसको हम लोग कितना मान निकालेंगे, है ना, वही इसमें पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 200.15, बी में ऑप्शन है 373.15, है ना, सी में है 473.15, ठीक है,
और डी में है 573.15। ठीक है, इसमें से कितना होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 में, है ना, ये जो 100 है तो 100 में हम क्या करेंगे, ये 273.15 जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा आप लोग इसमें खुद निकाल सकते हैं। जोड़ने पर जो है आपका आंसर ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका ये बी नंबर, यानी 373.15। ठीक है, यानी यही आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप, है ना, केल्विन में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा, मतलब कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है 373.15, बी में है 273.15, सी में है 473.15 और डी में है 400। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब इसमें क्या होगा। तो पीछे हम, जैसा कि हम पीछे जो है बताए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है ना 273.15 होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर है ना, तो जो ऊपर जो ऑप्शन में दिया गया है, कितना क्वेश्चन में पूछा गया कितना है, केल्विन में तापमान 673.15 है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये घटा देना होगा, ये 273.15 को घटा देना है। जब 673.15 में से 273.15 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 400। ठीक है, यानी आंसर में यही हो गया 400 डिग्री सेल्सियस आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये डी नंबर आंसर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस MCQ क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।